या सरकार माहौल। सरकार नमस्कार, आई होप जिंदगी आपकी मस्त चल रही है एंड सर आपके अमेंडमेंट्स आपके एंड पे कवर हो रहे हैं एंड कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। आइए सरकार, हमने लास्ट जो अमेंडमेंट पढ़ा था उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पेज मिल रहा होगा, पेपर मिल रहा होगा, नेक्स्ट अमेंडमेंट है रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। सर ध्यान देना, मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए, मैंने घर किराए पे लिया है रहने के लिए, तो उस पर टैक्स एग्जम्प्ट था, अभी भी है। पर वो घर अगर किराए पे लिया है रहने के लिए किसने? रजिस्टर्ड पर्सन ने। अब पर्सन हुई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और उसने अगर घर रेंट पे लिया है, भले उसके डायरेक्टर के लिए लिया, उसके एम्प्लॉय के लिए लिया और वो वहां पे रहेंगे, उनके घर का रेंट कंपनी पे करी, जीएसटी लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा साहब। मतलब अगर घर किराए पे दिया रहने के लिए तो टैक्स माफ होता है, पर वो टैक्स माफ तभी होगा अगर जिसने रेंट पे किया वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मतलब आपने अगर घर किराए पे दिया रहने के लिए तो सप्लायर ऑफ सर्विस भले रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, अनरजिस्टर्ड हो जीएसटी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड जीएसटी में तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर जो पर्सन रेंट पे कर रहा है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने वो एक्सपेंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए एक्सपेंस बुक किया है घर किराए पे लिया रहने के लिए, और उसने वो खर्चा बुक किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने बिजनेस का एक्सपेंस दिखा, तो उस पर टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एज ए रेसिपिएंट उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सर कई बार आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज या गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है सर, अपने एम्प्लॉयज के लिए घर किराए पे लेती है और सर वहां पे उनके एम्प्लॉयज या उनके ऑफिसर्स या डायरेक्टर वगैरह कंपनी के वो स्टे करते हैं साहब, रेंट कंपनी पे कर रही है। तो ऐसे केस में भले ही वो घर काम आ रहा रहने के लिए ही, पर सिंस वो बिजनेस का एक्सपेंस है उस पर टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको लास्ट। मान लो मंगल, यशवंत मंगल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसने घर किराए पे लिया रहने के लिए, खुद का घर नहीं साहब, पर उसने वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पर उसने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया है, उसने अपने बिजनेस में वो खर्चा बुक किया ही नहीं है सर। तो ऐसा माना जाएगा कि आपने यशवंत मंगल को सर्विस दी है। यशवंत मंगल एज ए बिजनेस एंटिटी हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उसको सर्विस नहीं दी, ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा। आप देखो ना यार, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो रजिस्टर्ड पर्सन उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अगर वो खर्चा दिख रहा है तो ये तो टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में, अदरवाइज टैक्स पे करना ही नहीं सर। इसलिए सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया है, उसने अपने बुक्स में खर्चा बुक किया, इसका मतलब ये हो गया क्लियर। तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, हमने आरसी में पढ़ा था सर, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर, डन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, मान लो आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को घर किराए पे दिया रहने के लिए तो टैक्स एग्जम्प्ट है, पर आपने घर किराए पे दिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को और वहां पे वो बिजनेस लगा दिया उसने अपना, या उसने मान लो अपना प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर सर ऐसे केस में घर किराए पे दिया रहने के लिए तो टैक्स माफ है ना साहब। उसने अपना अगर बिजनेस लगा दिया तो टैक्स लग जाएगा। चलो एक और एग्जांपल, आपने घर किराए पे दिया रहने के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्स एग्जम्प्ट है, पर अगर किसी और पर्पस के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को घर किराए पे दिया है रहने के लिए नहीं तो टैक्स लगेगा साहब, क्योंकि घर किराए पे दिया है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस तो एग्जम्प्ट है सर। चलो मान लो कि घर है सर, 2 फ्लोर का घर है, इधर देखना, चलो यहां लिखता हूं मैं, कोई घर किराए पे दिया रहने के लिए, कोई घर है 2 फ्लोर का है ना, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर क्या हो भाई, ग्राउंड फ्लोर ना सर। और उसने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर को यूज किया एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, अपना ऑफिस लगा दिया, ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है सर, और फर्स्ट फ्लोर को ही इज यूजिंग एज अ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। सर बंगलो किराए पे लिया है, अब सर कमर्शियल प्लेस की तरह यूज करा तो उस पर टैक्स लगेगा, और फर्स्ट फ्लोर पर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पर दोनों का रेंट अगर उसने कॉमन दिया है, सिंगल रेंट दिया मान लो ₹1 लाख पर मंथ सर, तो सिंस इट इज अ मिक्स सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में नहीं होता है सर, इट्स अ मिक्स सप्लाई, सिंगल प्राइस चार्ज किया, हाईएस्ट रेट लगेगा, और हाईएस्ट रेट ये तो एग्जम्प्ट है सर, इस पे जो टैक्स है 18% वो लग जाएगा पूरे 1 लाख पे सर, हाँ है ना बच्चों, मिक्स सप्लाई के केस में। क्लियर। और हाँ सर दोनों फ्लोर का रेंट अलग अलग होता, इसका रेंट अलग होता, इसका अलग होता, तो मिक्स सप्लाई नहीं होता, इस वाले रेंट पे टैक्स एग्जम्प्ट होता और इस वाले रेंट पे टैक्स लग जाता। क्लियर। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान,
तो सर गौरी के मकान का रेंट अगर कॉमन लिया तो टैक्स लग जाएगा पूरे पे सर। क्लियर माहौल सर, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है सर। अच्छा, आपने अपने घर को टेम्पररी रेंट पे दिया सर, 2 दिन के लिए रेंट पे दिया, किसी को 1 दिन के लिए रेंट पे दिया, किसी को 4 दिन के लिए रेंट पे दिया, तो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज जस्ट लाइक ए होटल, और होटल अकोमोडेशन में टैक्स लगता है साहब, कोई एग्जिबिशन नहीं मिलता है। क्लियर। हम आगे एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पॉइंट नंबर 2, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ। पहले होटल अकोमोडेशन में अगर अप टू ₹1000 रूम रेंट होता था तो टैक्स एग्जम्प्ट था, वो भी हट गया है सर। तो सर होता है ना सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा सर। क्लियर। जहां पे फर्निश्ड फ्लैट्स आर गिवन ऑन रेंट फॉर टेम्पररी बेसिस, तो वहां टैक्स लगेगा साहब, हाँ है ना। दोज आर नॉट गिवन एज अ रेजिडेंस, 2 दिन के लिए रेंट पे देना, 1 दिन के लिए रेंट पे देना, देज आर लाइक होटल्स, टैक्स लग जाएगा बच्चों। और हाँ ध्यान देना बेटा सर, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वर्ड डिफाइन नहीं किया हुआ जीएसटी में, तो सर कॉमन पार्लेंस में जो मीनिंग है वही लिया जाएगा। ये सब पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने जस्ट एक बार फटाफट रिवाइज करा दिया सर आपको। अच्छा, जो मैंने पॉइंट पढ़ाया आपको उसको एक बार टेबुलर फॉर्म में और देख लेते हैं। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन एंड इफ द रेसिपिएंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखना बेटा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, उसने कमर्शियल यूज किया तो टैक्सेबल हो गई होगा सब, क्योंकि घर किराए पे दिया रहने के लिए तो एग्जम्प्ट है। यूज एज रेजिडेंस बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ और फॉर इट्स एम्प्लॉयड डायरेक्टर एटसेट्रा, क्योंकि सिंस वो रजिस्टर्ड नहीं है और घर किराए पे दिया रहने के लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। अदरवाइज सर टैक्स लगेगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है। और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, कमर्शियल यूज हो या एज अ रेजिडेंस हो, दोनों ही केस में टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए। और जिसने घर किराए पे दिया हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। भारत माता की जय। क्लियर, डन। सेकंड जो एग्जिबिशन विड्रॉ हुआ है बहुत भारी वाला, पहले होटल अकोमोडेशन, होटल इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, भली धर्मशाला हो, अधर्मशाला हो, हॉस्टल हो, सर गेस्ट हाउस हो, कुछ भी हो, वहां पे अप टू ₹1000 पर डे पर रूम अगर रूम रेंट था तो टैक्स माफ था। इसको विड्रॉ कर लिया, मतलब अब रूम रेंट ₹200 भी है पर डे, टैक्स लगेगा साहब। हॉस्टल फीस टैक्स लगेगा, समझे सर। इसलिए अकॉर्डिंगली सर सारे ही भले ही सर ध्यान देना बेटा, होटल हो, धर्मशाला हो, सर धर्मशाला हो, हॉस्टल हो, आश्रम हो, कुछ भी हो सर, अगर आपने रूम रेंट लिया पर डे, ₹100 भी लिया, ₹50 भी लिया, टैक्स लग जाएगा साहब। हाँ ये ध्यान रखना, अगर प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस विच इज मेंट प्राइमरीली फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स, उसका हॉल किराए पे दिया है तो सर 10,000 रुपए क्रॉस करेगा तो टैक्स लगेगा सर, 10,000 या उससे ज्यादा। याद आया बेटा, दुकान किराए पे दी है तो 10,000 ज्यादा रूम पर मंथ अगर रेंट होगा तो ही टैक्स लगेगा। और हाँ, उस रिलीजियस प्लेस के प्रीसिंक्ट्स में, रिलीजियस प्लेस हाँ मंदिर वगैरह है, उसी प्रीसिंक्ट्स में अगर कोई रूम्स भी है सर, तो सर ऐसे केस में 1,000 या मोर होगा तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा सर, एवरी धर्मशाला इज नॉट रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस मतलब मंदिर, मस्जिद, जो भी प्लेस होते हैं सर पूजा करने के लिए, विच इज प्राइमरीली मेंट फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर, वर्शिप और मेडिटेशन वगैरह। क्लियर। धर्मशाला प्राइमरी मेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस होती बेटा। क्लियर। अगर रिलीजियस प्लेस है और उसमें अगर रहने की जगह भी है, कुछ रूम्स भी है, सिद्धि विनायक मंदिर फॉर एग्जाम्पल, कुछ रूम्स भी मान लो आ रहने के लिए, सर वहां पे रूम रेंट पर डे 1000 या उससे ज्यादा है तो ही टैक्स लगेगा, उससे कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर ऐसा रिलीजियस प्लेस नहीं है तो सर रूम रेंट ₹1 भी है तो टैक्स लग जाएगा सर। क्लियर, डन। सर मैंने इनफैक्ट इसके एनालिसिस में यहाँ पे भी पॉइंट वो चेंज किया है। क्लियर। धर्मशाला इसके यहाँ पे जो सिंस होटल अकोमोडेशन विड्रॉ हो गया तो इस वाले पॉइंट के एनालिसिस में ये वाला पॉइंट मैंने इंसर्ट किया है, वाला जो मैंने आपको भी बताया। ओके सर, आओ नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देख लेते हैं सर। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ ना सब, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है ये वाला कि सर MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान में रिको इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पर अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए लीज पर, या फिर प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस है ना, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगता है अपफ्रंट अमाउंट पर बेटा। क्लियर। अब क्या हुआ सर, एक सर्कुलर इशू हुआ और उसने बोला क्या, मान लो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा, स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, MIDC ने बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की कोशिश करी, वहां पे बहुत बड़ा लैंड इन्होंने लिया और उसको अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से साइज में डिवाइड कर दिया। अब जैसे मान लो आपका जो प्लॉट है वो फ्रंट में आ रहा है, तो फ्रंट वाले
जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है, पीछे वाले प्लॉट की वैल्यू थोड़ी कम है। जब कॉर्नर प्लॉट उसका वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ऑफ द ट्रक वगैरह बहुत ईजी होता है सर। अरे हाँ है ना, तो सर उसको बोलते हैं क्या, लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने बेसिक रेट रख दिया ₹1000 पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट इतना आपको प्लॉट का रेट देना है। कॉर्नर प्लॉट है तो 300 रुपये एक्स्ट्रा देना है सर। फ्रंट रो में अगर प्लॉट है 200 रुपये एक्स्ट्रा देना है। लास्ट वाली रो में अगर है प्लॉट और वो भी उस कॉर्नर पे आ रहा है उसके लिए 150 रुपये पर प्लॉट एक्स्ट्रा देना है आपको। इसको बोलते हैं लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। एक तरह से मान लो कॉर्नर प्लॉट हो गया तो आपसे 1000 + 300 कुल मिला के लिया कितना है, आपको एक प्लॉट पड़ेगा 1300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो सर गवर्नमेंट का ये सर्कुलर आया और बोला क्या ये 1300 रुपये जो आपसे लिए है, क्या इनमें से 300 पे टैक्स लग जाएगा क्या, ये कोई सर्विस बेची है क्या? नहीं, अल्टीमेटली ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म लीज अमाउंट है ना यार, ये भी एग्जम्प्ट ही रहेगा। पढ़ लीजिए, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लिया है वो भी एग्जामिनेशन में कवर होगा। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लॉन्ग टर्म लीज ओनली बेटा। क्लियर, ये वैल्यू का पार्ट बनेगा सब। तो इसको बोलते हैं क्या, लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्टेड इन एडिशन टू दी लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ lease premium or of the upfront amount charged for long term lease of land and are eligible for the same tax treatment। और गवर्नमेंट ने खुद ने बोल दिया क्या, the same is exempt। इसको सेम ट्रीटमेंट देंगे साहब, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन मिलता है ये वाला अपफ्रंट अमाउंट इसी तरह मानेंगे। पूरा 1300 रुपया जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें पूरा 1300 विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST। क्लियर, डन सर। पढ़ लीजिए फिर भी इसको। allowing choice of location of the plot is integral part of supply of long term lease of plot and therefore location charge is nothing but part of the consideration charged for long term lease of the plot, being charged upfront along with the upfront amount for the lease, the same is exempt। Accordingly, as per the recommendation of the GST Council, it is clarified that location charges or the preferential location charges paid upfront in addition to the lease premium for long term lease of the land constitute part of the upfront amount charged for long term lease of land only and are eligible for the same tax treatment and thus eligible for the above exemption और exemption मिलेगा सर। क्लियर, ठीक, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, सर्कुलर था, क्लैरिफिकेशन दिया। अच्छा नेक्स्ट, ये मैं एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ। सिंस ये रेंटिंग ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी वाला सर्विस का पॉइंट आ रहा था इसलिए ये पॉइंट रिपीट किया हुआ है सर। हमने पढ़ रखा है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर सर, बाकी जो प्रोसेस्ड फूड थे बेटा, नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, इन सब के स्टोरेज और वेयरहाउसिंग चार्ज पे अब GST लगेगा सर। ठीक है सर। आइए, गवर्नमेंट रेटेड सर्विसेज, मस्त पॉइंट। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑल दी सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, all the services by the government are exempt from GST। all the services provided by the central government, state government, union territory या local authority are exempt from GST। no GST will be charged except following 4 services। 4 सर्विस पे टैक्स लगेगा, बाकी किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। उसमें फर्स्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। क्लियर, सेकंड पॉइंट, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट वेदर विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट एयरपोर्ट और आउटसाइड द पोर्ट एयरपोर्ट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और सर एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू GST। अच्छा, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर, सारी सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वर नॉट टैक्सेबल। केवल जो सर्विसेज टैक्सेबल थी वो थी क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। हाँ है ना भाइयों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बेटा। तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज दिए तो ही टैक्स लगता था, वो भी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, अदरवाइज टैक्स नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस पर टैक्स लगेगा। ये वर्ड्स काट दिए, इसका मतलब क्या है, ऑल सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल। पर एक पॉइंट अलग से इंसर्ट करके बोला क्या, नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस टैक्सेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की फॉलोइंग सर्विसेज विल रिमेन एग्जेम्प्ट। कौन कौन सी, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर,
बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम होंगे, मतलब पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर। सर बुक पोस्ट मतलब आप किसी को ओपन बुक जो होती है ना बेटा, ओपन बुक अगर किसी को बाय पोस्ट भेजते उसको बोलते हैं बुक पोस्ट। और ऑर्डिनरी पोस्ट में केवल वही पोस्ट जिसमें जो लिफाफा है, जो एनवलप है, जिसका वजन लेस देन 10 ग्राम है, 10 ग्राम्स, वही एग्जम्प्ट रहेगा, बाकी सब पे टैक्स लगा दिया। अच्छा पहले देखो वहां से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस को टैक्सेबल किया और यहां लाके बोल दिया क्या, ये 4 सर्विसेज ही एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। पहले तो केवल स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज ही टैक्सेबल थी। अभी बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस टैक्सेबल है एक्सेप्ट पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पे एनवलप इज वेइंग लेस देन 10 ग्राम, बस वही एग्जम्प्ट है, बाकी सब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस पे टैक्स कर दिया। अब भले ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जैसे स्पीड पोस्ट या कुछ भी है, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या यशवंत मंगल या YMConcept.com को सर्विस दी, टैक्स लगेगा साहब। केवल 4 एग्जम्प्ट है, भले किसी को भी सर्विस दो। 4 कौन कौन सी है? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, सर बुक पोस्ट और सर ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पे वजन ऑफ द एनवलप इज लेस देन 10 ग्राम्स। क्लियर? ये वजन ऑफ एनवलप जो है ना वो केवल ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए बेटा, बाकी समय तो बुक पोस्ट, बुक जैसे बड़ी बुक है, मोटी बुक है, चलेगा सर, बुक पोस्ट में भेजिए। पर बुक पता है, बुक पोस्ट नॉर्मली जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बुक पोस्ट में ओपन बुक भेजनी पड़ती बेटा, पूरा पैक करके, जैसे हम बुक्स भेजते ना आप क्या पे, उसको बुक पोस्ट नहीं मानते ये लोग। क्लियर? ठीक है सर। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पे एनवलप इज वेइंग लेस देन 10 ग्राम तो एग्जामिनेशन है, अदरवाइज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस टैक्सेबल कर दी है, भले वो सर्विस किसको भी प्रोवाइड करे। और हाँ, ये 4 सर्विस हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगी, भले ये किसी को भी प्रोवाइड करे। क्लियर? डन। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने यहां पर ये स्पीड पोस्ट वगैरह सब हटा दिया है, ऐसे बोल दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस जो है वो एग्जाम नहीं रहेगी, और एग्जाम क्या रहेगी, वो केवल ये रहेगी, अलग से पॉइंट इंसर्ट करके गवर्नमेंट ने बता दिया सर। क्लियर? तो मैंने अकॉर्डिंगली यहां पर जो 2-3 एनालिसिस थे वो चेंज किए सर मैंने, और यहां पे एनालिसिस लिख डाले। देखना एनालिसिस क्या लिखा है डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए। तो कुल मिला के डिपार्टमेंट पोस्ट की 4 सर्विस ही टैक्सेबल है, अदरवाइज डिपार्टमेंट पोस्ट की कोई भी पॉइंट आ जाए सब टैक्सेबल है। विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 all the services by the Department of Post are taxable except the services by the post card, inland letter, book post and ordinary post where envelope is weighing less than 10 grams. Whether the services are provided to government entities or non government entities कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी टैक्सेबल होगी सर। और ये 3 जो है, ये जो 4 सर्विसेज वही एग्जाम्प्ट रहेगी सर। Accordingly, following are the examples of the services provided by the Department of Post. Following are the examples of the services provided by the Department of Post which are taxable under GST: speed post, express parcel post, life insurance and the agency services, that is intermediary services on commission basis, example distribution of bonds, passport applications, collection of telephone and electricity bills etc. for commission, ये सब taxable है, भले सर्विस किसी को भी दी हो। ऑर्डिनरी पोस्ट अदर देन एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से ऊपर, 10 ग्राम या उससे ऊपर होंगे, टैक्स लगेगा साहब। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट्स, इश्यू ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट्स एंड सच अदर सर्विसेज ऑल आर टैक्सेबल। बस ये 4 ऊपर लिखी वही एग्जाम्प्ट है, भले किसी को भी दी हो, बाकी सब टैक्सेबल है, भले किसी को भी दी हो सर्विस। क्लियर माहौल? अच्छा, मैंने अकॉर्डिंगली ये इलस्ट्रेशन का आंसर भी चेंज किया बेटा, तो ये भी मैंने पेज आपको दे रखा है, आप अपने बुक के अंदर ये आंसर भी करेक्ट करिएगा सर। इलस्ट्रेशन 11 भी मैंने अकॉर्डिंगली पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड था, इसको भी अमेंड किया है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, इसका आंसर भी अकॉर्डिंगली मैंने चेंज किया है। आप इसको देखेंगे, माहौल बनेगा अच्छे से, आपको पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पॉइंट आपके एंड। आओ बच्चों, नेक्स्ट अमेंडमेंट सर हमने पढ़ा था FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लाइसेंस देने का जो या सर्टिफिकेट देने का जो फीस चार्ज करता है उस पर जीएसटी एग्जाम था, अब उसको टैक्सेबल कर दिया है, विड्रॉ हो गया है। पढ़िए सर क्या विड्रॉ हुआ है, सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स सप्लाइड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। तो ऐसे केस में पहले जीएसटी एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब इसको विड्रॉ कर दिया, मतलब नाउ इट इज टैक्सेबल। तो FSSAI की सर्विस को टैक्स कर दिया। मैगी सर फूड ऑपरेटर था सर, इसको लाइसेंस देने के लिए या सर्टिफिकेट देने के लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी अब लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट IRDA की सर्विस को टैक्सेबल कर दिया साहब। सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेगुलेटरी
services provided by the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA of India to insurers under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act are now taxable. क्लियर. IRDA ने जो भी फीस लिया टैक्स लगेगा. सेम वे सेबी ने जो भी फीस लिया उस पर टैक्स लगेगा. आज जैसे आप लिस्टेड कंपनी हो साहब सेबी के अंदर, या आप लिस्टेड इंटरमीडियरी हो, आपसे जो भी फीस सेबी ने चार्ज किया है सर उस सब फीस पे क्या लगेगा? जीएसटी. सर पढ़ लीजिए. Services provided by the Securities and Exchange Board of India SEBI set up under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 by way of protecting the interest of the investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market. मतलब कुल मिला के सेबी ने जो भी सर्विसेज दी है, जो भी फीस लिया है, टैक्स लगेगा. सर तो FSSAI, IRDA, सेबी, इन सब की सर्विस टैक्सेबल हो गई. पोस्ट ऑफिस में 4 सर्विस को छोड़ दो बाकी सब टैक्सेबल हो गया. क्लियर. अच्छा अगेन ये सर्कुलर मैंने रिपीट किया है भाइयों, वो अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको, लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए. सर याद आया बेटा जो, अरे भाई MIDC ने जो प्लॉट दिया है, रिको ने जो प्लॉट दिया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. उसके लिए जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिए वो दिया था, 300 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे सर कॉर्नर वाले प्लॉट के, उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा. ये सिंस पॉइंट गवर्नमेंट वाला पॉइंट भी था इसलिए ये पॉइंट रिपीट किया, तो ये सर्कुलर भी यहाँ रिपीट किया हुआ है साहब. ओके सर, मतलब नया पॉइंट नहीं, रिपीटेड पॉइंट है सर. सर देन एक और सर्कुलर. अच्छा हमने ये पढ़ा हुआ है क्या, ऐसा कोई काम जो म्युनिसिपैलिटी को आर्टिकल नंबर 243W में या पंचायत को आर्टिकल नंबर 243G में दिया हुआ है, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है तो सप्लाई ही नहीं है. और वही काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है तो भी जीएसटी नहीं है. अब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर मैंने सर्विसेज दी थी गवर्नमेंट को, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को मैंने सर्विस दी, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W में कवर है, आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, तो भले वो प्योर लेबर वाला काम हो तो जीएसटी एग्जम्प्ट है. मटेरियल प्लस लेबर का काम है जिसमें मटेरियल का वैल्यू इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो भी जीएसटी माफ है. अब उसके लिए एक सर्कुलर इशू हुआ, ये तो मैंने पॉइंट रिवाइज करा दिया आपको, अमेंडमेंट नहीं है. सर्कुलर क्या इशू हुआ साहब, इन्होंने अगर आर्मी को सर्विसेज दिए, पढ़ो, क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज सप्लाई टू आर्मी एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. भाई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को आपने सर्विस दी या आर्मी को सर्विस दी, मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दी आपने. और सर्विस कौन सी है, सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज, ये कवर होती है आर्टिकल नंबर 243W में और 243G में. तो ऐसे केस में आपने जो गवर्नमेंट को सर्विस दी है तो सर गवर्नमेंट को एग्जम्पशन मिलता है, आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी उस सर्विस पे एग्जम्पशन मिलता है. सेम पॉइंट विल अप्लाई टू आर्मी एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो. प्योर लेबर की सर्विसेज है, एग्जम्प्ट है. मटेरियल प्लस लेबर है, अगर मटेरियल की वैल्यू अप टू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो ये वो भी एग्जम्प्ट रहेगा. क्लियर, डन. पढ़ लीजिए द फंक्शंस, ये सर्कुलर है केवल क्लेरिफिकेशन के लिए, कोई अमेंडमेंट नहीं है. द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243W एंड 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड द एक्टिविटीज ऑफ सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज, जो मैंने आपको बताया साफ सफाई के काम, ये आर्टिकल नंबर 243W और 243G में कवर होते हैं. इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड टू इंडियन आर्मी or the other central government or state government ministry or department in the same manner as the local authority does it for general public, then the same will be eligible for exemption under serial number 3 and 3A of the exemption notification, otherwise it will be chargeable to GST. जैसे मटेरियल का पोर्शन more than 25% of the total contract value तो टैक्स वैसे भी लगता तो इसमें भी लग जाएगा सर. मतलब कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं, सेम ट्रीटमेंट अगर आर्मी को सर्विस दी तो भी सर. क्लियर, डन. सर फिर देखिए बच्चों, GSTN सर विड्रॉ हो गया, एग्जम्पशन टैक्स लगेगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क नाम की एक अलग से कंपनी गवर्नमेंट ने बना रखी है जो पूरा जीएसटी पोर्टल को मैनेज करती है, और जो भी खर्च आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी से कलेक्ट करती है. तो सर जीएसटी नेटवर्क ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को जो सर्विसेज दी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, नाउ दोज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी. और जो भी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से जीएसटी नेटवर्क ले रहा है, जीएसटी नेटवर्क एक सेपरेट कंपनी साहब, तो उस पर जीएसटी लगेगा आपसे. क्लियर. तो सर FSSAI, IRDA, SEBI, GST नेटवर्क ऑल आर नाउ टैक्सेबल. सर देन हाँ जी हाँ, RBI, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI, पहले एग्जाम था अब टैक्सेबल. ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI नाउ विल बी चार्जेबल टू टैक्स.
सर बैंकर टू द बैंक्स, आरबीआई ने कोई भी अगर फीस चार्ज करी है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो नाउ इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। प्लस आपने अगर सर्विसेज दी आरबीआई को, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, वो सारी पहले टैक्सेबल थी, केवल एक एग्जाम थी कि अगर आरबीआई ने सर्विसेज रिसीव करी है फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो पहले एग्जाम थी, है ना, अब वो भी टैक्सेबल हो गई है। कुल मिला के सारे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई पहले भी टैक्सेबल थी, अभी भी टैक्सेबल है, बस एक एग्जाम थी, वो भी अब टैक्सेबल हो गई है। तो आप कहीं पे भी क्वेश्चन में देख लो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई हो या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई हो, सारे अब टैक्सेबल है। सर ये पहले एग्जामिशन था, सर्विसेज रिसीव्ड बाय द आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया है। क्लियर? तो आरबीआई को सर्विसेज दी है या आरबीआई ने सर्विस दी, सारी ही अब टैक्सेबल है। आओ बच्चों, देन ये आईआरडीए की सर्विसेज, सिंस इंश्योरेंस वाले सेक्टर के अंदर ये पॉइंट रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको रिपीट करके वापस स्कैन करके दे दिया। सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए ऑफ इंडिया टू द इंश्योरर्स अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999, पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया। सर ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये रिपीट किया था पॉइंट इंश्योरेंस सेक्टर में, तो मैंने यहाँ पे वापस दे दिया आपको। आओ बच्चों, अब मेगा एग्जामिनेशन तो हो गया खत्म, मेगा एग्जामिनेशन के सारे अमेंडमेंट भी हो गए खत्म। सर शायद आपने देखा होगा नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, पर बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमेंडमेंट लेक्चर जिसने ढंग से देख लिए, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं और बहुत इजी बनेंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो, और अच्छा स्कोर होगा आपका एग्जाम्स के अंदर। सर अब दो सर्कुलर्स जो मैंने इस चैप्टर के एंड में इंसर्ट किए, वो भी आपको पढ़ा देता हूं मैं। अच्छा, सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन। अगर आपको लॉ पढ़ना आता है, लॉ अगर आपको आ गया है, तो डेफिनेटली आप उस सर्कुलर को खुद ही बताएंगे आंसर। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप कोशिश करिएगा उसका आंसर देने की, और अगर आपने आंसर दे दिया तो भारत माता की जय। सरकार आप मुझे बताओ, आज जैसे एनी सर्विस, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन आर नाउ चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ, अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर है तो सप्लाई ही नहीं है, बात अलग है। या अगर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू उसको एग्जाम किया हुआ है तो एग्जाम मिलेगा। अदरवाइज ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन आर चार्जेबल टू जीएसटी। ठीक है साहब। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आपके लिए, आपने कई सारे न्यूज चैनल्स देखे होंगे टीवी पर, आप देखना उनमें कई बार गेस्ट एंकर्स आते हैं सर, डिबेट करने के लिए या कोई ना कोई ज्ञान बांटने के लिए। तो जो एंकर्स बुलाए जाते हैं टेम्परेरी, वो एम्प्लॉय नहीं है उन न्यूज चैनल के। अब सर टेलीविजन पे जो गेस्ट एंकर आते हैं साहब, इनको एक ऑनरेरियम पे किया जाता है साहब। एम्प्लॉय तो है नहीं साहब, सैलरी तो मिलेगी नहीं उनको, पर सिंस उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और सर हमारा चैनल को बढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्प करी साहब, और ज्ञान बांटा अपना चैनल पे आके, जैसे हमारे चैनल को फायदा होता है साहब, हम चैनल वाले क्या करते हैं, उनको कुछ फीस पे करते हैं, एक ऑनरेरियम पे करते हैं साहब। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, कुल मिला के कंसिडरेशन मिल रहा है बेटा, नाम भले ऑनरेरियम दो या कुछ भी दो सर। तो जो गेस्ट एंकर आ रहे हैं, सिंस वो एम्प्लॉय नहीं है, उनको जो फीस पे करा है संसद टीवी या कोई भी टीवी चैनल, बताओ उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? आपने पूरा मेगा एग्जीबिशन पढ़ा हुआ है, अमेंडमेंट भी सारे पढ़ लिए, क्या आपने पढ़ा गई कि इस तरह से गेस्ट एंकर जो आएंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं पढ़ा गई, मतलब टैक्स लगेगा। ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। इसलिए सर जो गेस्ट एंकर्स को ऑनरेरियम पे कर रहे न्यूज चैनल वाले या कोई भी चैनल वाले, उन सब पे जीएसटी लगेगा, ये गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया। देख लीजिए आप सर, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं। पढ़ो, clarification on applicability of GST on payment of honorarium to the guest anchors. First, Sansad TV and other TV channels invite guest anchors for participating in their shows and pays remuneration to them in the form of honorarium. Some of the guest anchors have requested payment of GST at the rate of 18% on the honorarium paid to them for such appearances. Okay, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला कि yes, it is clarified that it is clarified that supply of all goods and services are taxable unless exempt. सारे goods, सारी services are taxable unless exempt and declared as neither supply of goods nor supply of service. अगर शेड्यूल 3 में कवर है तो exempt तो नहीं लगेगा टैक्स, या एग्जिम्पशन लिस्ट में दे रखा है exempt क्या हुआ तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज सारी सर्विस पे टैक्स लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया। So services provided by guest anchors in lieu of honorarium attract GST. However, guest anchors
भाई उस पर जीएसटी लगेगा, पर अगर गेस्ट एंकर खुद का ही टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख रुपए से कम है सर, हाँ है ना, 10 लाख तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, बाकी नॉर्मल स्टेट में 20 लाख से कम टर्नओवर है तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं लगता, वो एक अलग बात है, अदरवाइज सर्विस इज टैक्सेबल सर। क्लियर, डन सर। आइए एक बड़ा ही सुंदर सर्कुलर यहाँ पे ऐड हुआ है साहब, बहुत ही शानदार पॉइंट ऐड हुआ है, जिसको मैंने, वैसे सर्कुलर देखा जाए तो 6 से 7 पेज का है साहब, पर मैंने इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सर ध्यान लगा के इसको, जो वर्ड्स काम के थे आपके लिए, जो आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी आपके एंड पे कवर हो जाएगा, उन सबको कंपाइल करके छोटे से फॉर्म में मैंने आपको यहां प्रेजेंट किया साहब। सर क्लेरिफिकेशन ऑन, पढ़िए, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सर मैं तुम्हें समझाता हूं, हमने शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा है, ये देखो क्या पढ़ा है, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act is specifically declared as supply of service as per para number 5 E of schedule 2 of the CGST Act। हाँ है ना बेटा, पर ध्यान देना बेटा, शेड्यूल 2 के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाए या सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाए, पहले वो सप्लाई तो होना चाहिए। अगर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई ही नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लुकिंग इनटू शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल 2 की बात कब आएगी, जब अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। इसलिए यहां क्या लिखा, ये जो ट्रांजेक्शन है सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा इफ द सेम constitutes a supply within the meaning of section number 7, if the same constitutes a supply within the meaning of section number 7 of the act। क्लियर, और इसलिए इस सेंटेंस में जो एक्टिविटीज है उस पर कई बार डिस्प्यूट हुए, कई सारे कोर्ट में सर्विस टैक्स के टाइम से झगड़े चल रहे थे साहब, उन सब को झगड़ों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक मास्टर सर्कुलर इश्यू करके बोला कि इन पे टैक्स लगेगा और इन पे नहीं लगेगा। तो सर यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर, देखते हैं सर। The said expression has the following 3 limbs, 3 इंपॉर्टेंट इसके लिम्स है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर इनके। फर्स्ट, इसमें देखो 3 पार्ट है, देखो सर, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, क्लियर, फिर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, और थर्ड टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, और थर्ड क्या है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। हाँ ना, ये तीनों पॉइंट को यहाँ पे ABC करके डिफाइन किया, समझाया विद एग्जाम्पल। देखो आप ध्यान से, सर्कुलर एक क्लेरिफिकेशन दिया, झगड़ा खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने सर, ध्यान से पढ़ना, समझना ध्यान से। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, सर इसके एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में दिए हुए, जैसे नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। जैसे मुंबई अंधेरी में मैं कुरियर का बिजनेस करता हूं साहब, कुरियर का बिजनेस है मेरा, और आपका भी बिजनेस कुरियर का है, पर आप बोरीवली में काम करते हो, अंधेरी में काम नहीं करते हो। नाउ यू आर प्लानिंग फॉर एक्सपांशन ऑफ योर बिजनेस एंड यू आर ऑल्सो ओपनिंग योर ब्रांच इन अंधेरी। मैंने आपसे बोला भाई अंधेरी में अपना ब्रांच मत खोल, मेरा कॉम्पिटिशन मैं मत आ, क्योंकि मुझे पता है तुम मास्टर माइंड हो, अगर आप इस एरिया में आ गए तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। आपने बोला मैं क्यों काम नहीं करूं साहब, मैं तो करूंगा। मैंने बोला आपको 10 लाख रुपए दूंगा साल के, इस एरिया में काम मत कर। आपने बोला डन, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे हैं, आपने एग्री किया है। देखो ध्यान से, आपने एग्री किया है टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, इसलिए 10 लाख पर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर, पढ़ो। द एग्जांपल ऑफ द एक्टिविटीज दैट वुड बी कवर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन वुड इंक्लूड नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स वेयर one party agrees not to compete with the other party in a product, service or geographical area against a consideration paid by the other party, paid to the other party। Clear sir, consideration मिल रहा है इसलिए आपने काम नहीं किया, okay। Another example of the same would be a builder refraining from constructing more than a certain number of floors even though he is permitted to do so by the municipal authorities अगेंस्ट अ कंपनसेशन पेड बाय द नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। मैं बताता हूं आपको क्या है सर। मान लो मैं एक बिल्डर हूं और आपको पता ना 100 फ्लैट का बिल्डिंग बना रहा हूं, और 100 फ्लैट का बिल्डिंग इतना शानदार होगा, मजा आ जाएगा जिंदगी के अंदर, पर मेरे को म्युनिसिपैलिटी से परमिशन भी मिल गई, परमिशन मिल गई था मेरे को, बिल्डिंग बना रहा हूं, पर आसपास के सोसाइटी वालों ने, आसपास के लोगों ने बोला मंगल प्लीज बिल्डिंग इतना ऊंचा मत बना, वरना हमारे आसपास के जितने भी घर है, आसपास सोसाइटीज है, यहाँ पे सनलाइट जो है, आपका बिल्डिंग लंबा होगा,
शेडो आएगा, सनलाइट हमको नहीं मिलेगा, हमारा व्यू खत्म हो जाएगा, समझे, हमको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। मैंने कहा साहब मैं तो म्यूनसिपालिटी से परमिशन लेके आया हूँ, मैं क्यों नहीं बनाऊंगा बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग बनाऊंगा तभी तो मैं कमाऊंगा। वो बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं 70 फ्लोर तक बना दे, 30 फ्लोर मत बना। मैंने कहा 30 फ्लोर नहीं बनाऊंगा तो मेरे को लॉस होगा। बोला कितना लॉस होगा, मैंने कहा, और सब सोसाइटी वालों ने बोला 10 करोड़ रुपए का होगा साहब। मैंने बोला 10 करोड़ का होगा साहब। सोसाइटी वालों ने बोला हम अगर आपको 10 करोड़ दे दे तो 30 फ्लोर मत बनाना आप। मैंने कहा ओके। तो सर आई रिफ्रेन, और सर मैंने कोई काम करने के लिए अपने आप को रोक दिया, क्यों, मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल गए, तो वो 30 फ्लैट नहीं बनाने के 10 करोड़ मिले मेरे को, उस पर जीएसटी लगेगा। अगेन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो यहाँ पे दिया है बेटा, क्लियर। एक और एग्जांपल, और एन इंडस्ट्रियल यूनिट रिफ्रेनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स अगेंस्ट एन एग्रीड कंपनसेशन बाय नेबरिंग स्कूल विच वांट्स टू अवॉइड नॉइस ड्यूरिंग द आवर्स। मान लो एक फैक्ट्री है जो अपना काम कर रही है, स्कूल वाले बोलते हैं साहब ये 2 घंटे आपकी फैक्ट्री में चलाना, बहुत आवाज होती है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम आपको साल के 5 लाख रुपए देंगे। फैक्ट्री वाले ने बोला ओके, तो कुछ नहीं करने के 5 लाख मिल रहा है, उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। ओके, ये भी इसमें फिट होता है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड लिम ऑफ दिस एक्टिविटी, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। सर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे तो मेरी एक दुकान है साहब अंधेरी ईस्ट में, मेरी दुकान के बाहर चाय वाला या पानीपुरी वाला खड़ा होके सर अपनी चाय बना के बेचना चाह रहा है या पानीपुरी बेचना चाह रहा है। अब सर मेरी दुकान के जस्ट बाहर खड़ा है, तो मेरे को कितना डिस्टर्बेंस होगा साहब, है ना सर। तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी, मैं आपको महीने के 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा, मेरे को यहाँ बैठ के पानीपुरी बना के बेचने दो लोगों को। मैंने कहा ओके। तो मैं अब उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, लोग आएंगे गंदगी करेंगे, सब होगा, उसको टॉलरेट कर रहा हूं मैं, पर मेरे को 10,000 रुपए महीने के मिल रहे। यस, अगेन ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा, पढ़ लो। दिस वुड इंक्लूड, एग्जांपल दिया हुआ है, एक्टिविटीज सच एज शॉपकीपर allowing a hawker to operate from the common pavement in front of his shop against a monthly payment by the hawker, clear, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू। और a resident welfare association tolerating use of loud speakers for early morning prayers by a school located in the colony, subject to the school paying an agreed sum to the resident welfare association as a compensation। मान लो कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी है, उसके अंदर एक स्कूल है, स्कूल क्या कर रहा है, मॉर्निंग में लाउड स्पीकर के थ्रू प्रेयर वगैरह कर रहा है, सोसाइटी को परेशानी हो रही है, स्कूल ने बोला प्लीज हमको करने दो, हम आपको महीने के 5,000 रुपए देंगे। सोसाइटी ने बोला ओके डन सर। अगेन वो क्या है, सोसाइटी वाले टॉलरेट कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ सर्विस। लास्ट, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, ये ना, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, this would include the cases where an industrial unit agrees to install equipment for zero emission or discharge at the behest of the resident welfare association of a neighboring residential complex। सर क्या है, मेरी फैक्ट्री है साहब, अब मेरी फैक्ट्री में वहाँ चिमनी तो लगी हुई साहब, अब थोड़ा बहुत धुआं तो निकलता है ना साहब, अब वो धुआं जो निकल रहा है ना सर, थोड़ा पॉल्यूशन होता है उससे, पर वो विद इन द परमिसिबल लिमिट है, म्यूनसिपालिटी की जो लिमिट है उसके अंदर है साहब, कोई गलत नहीं है। पर आसपास की नेबरिंग सोसाइटी ने बोला हम तो बिल्कुल हाइजीनिक जिंदगी जीना चाहते हैं, ऑल्दो ये परमिटेड है, उतना ही पोल्यूशन आपका हो रहा है, पर सर आप एक मशीन यहाँ पे आपके चिमनी के यहाँ पे और इंस्टॉल कर दो, सो दैट जीरो डिस्चार्ज, जीरो एमिशन हो, कोई पोल्यूशन नहीं हो, उसके लिए हम आपको महीने के 10,000 रुपए देंगे। ठीक है, फैक्ट्री वाला एग्री हो गया, सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, 10,000 रुपए मिल रहे, वो जीरो एमिशन मशीन लगाने के लिए लगा दी उसने सर, 10,000 रुपए महीने के मिल रहे सर, उस पर जीएसटी लगेगा सर। तो ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है, क्लियर, डन। ये एग्जांपल के थ्रू इन्होंने इस पॉइंट को समझाया। अब आगे देखना झगड़ा क्या हुआ, ये एग्जांपल देके समझाया कि इस क्लोज में क्या क्या कवर होता है। अब यहां पर झगड़ा जो हुआ उन सबको खत्म करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट डाला, एग्रीमेंट टू डू or refrain from an act should not presume to exist। देखो बच्चों, मैं समझाता हूं क्या हुआ। कई सालों से लिक्विडेटेड डैमेजेस पर झगड़ा चल रहा था। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने तोड़ दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने ढंग से परफॉर्म नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसके लिए आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने होते थे अदर पार्टी को। जैसे मान लो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये रोड बनानी है अच्छे से बनानी साहब, और अगर टाइम पे नहीं बनाई या अच्छे से नहीं बनाई
क्वालिटी सही नहीं रखी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसको 10 लाख रुपए एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को। और इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम ढंग से नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़े 10 लाख रुपए। तो क्वेश्चन ये आया, ये 10 लाख रुपए जो एज अ पेनल्टी उसने पे किया, एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस उसने पे किया है, क्या 10 लाख रुपए पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कई बार कई सारे केसेस में कोर्ट में मैटर गया, वहां पे अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई करके बोल दिया कि नहीं साहब, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स तभी कहलाएगी जब वो सप्लाई हो, और सप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। सर मैं कोई काम कर रहा हूं, उसके लिए मेरे को फीस मिल रहा है, सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अरे मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, आपने सहन किया और मैंने आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए, तो क्या आपने मुझे कोई सप्लाई किया है क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के मैंने आपको पैसे दिए? क्या कोई भी 10 लाख रुपए जो लगाएगा, आप 10 लाख लेके खुश हो क्या? आप दुखी हुए हो इसलिए 10 लाख रुपए मैंने दिए। आपको जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने 10 लाख दिए। आपने रोड बनवाई मेरे से मैंने ढंग से नहीं बनाई, मैंने आपका टाइम खराब किया, उसको कंपनसेट करने के लिए 10 लाख रुपए दिया है, कोई फीस नहीं मिली आपको साहब। इसलिए डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया दिस 10 लाख रुपीज जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, पेनल्टी है, कुछ आगे एग्जांपल और हम पढ़ेंगे। सर ये सब कोई फीस नहीं है। जैसे कोई लॉ आपने कानून तोड़ा, जैसे भाई आप ट्रैफिक लॉ आपने तोड़ दिए, सर होता ना, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, साहब आपको ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान बनाया, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, ऐसा बोलोगे टॉलरेट किया उन्होंने इसलिए हमने पैसा दिए। आप मुझे बताओ पेनल्टी अगर लगता है तो कुछ साहब फीस दे रहे हो आप गवर्नमेंट को क्या? हाँ हम कानून तोड़ेंगे, फीस ले रहे हो तुम्हारी तुम, ऐसा? इसलिए गवर्नमेंट बोला वो सप्लाई ही नहीं है भाई साहब, शेड्यूल 2 की तो बात तो बहुत दूर की है। इसलिए इस तरह की पेनल्टी वगैरह जो होती है, पेनल नेचर के जो पॉइंट होते हैं वो सप्लाई में ही नहीं आते पेनल्टी का अमाउंट, तो जीएसटी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा उस पर। उसको टॉलरेटिंग परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते साहब आप। क्लियर? नो जीएसटी शुड बी चार्ज। इसके बहुत टेक्निकलिटीज में आप मत जाइएगा बच्चों। क्लियर? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी इसको कनेक्ट करके बताया हुआ है कि देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट टू वायलेट द लॉ। एक्टिविटी शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन ना, एक्टिविटी करोगे तो फीस मिलेगा। आप मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या कभी अलाउ करेगी कि ठीक है ये पेनल्टी पे करो और कानून तोड़ो? आप अलाउ करेगी? कभी नहीं। पेनल्टी क्यों लगाया जाता है? सो दैट आप वो कानून नहीं तोड़ो। कानून तोड़ने के लिए पैसे थोड़ी मिल रहे गवर्नमेंट को यार, कानून नहीं तोड़े कोई आदमी इसलिए लोग पेनल्टी लगाते हैं। क्लियर? अब पेनल्टी ली इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई ऑफ सर्विस किया गवर्नमेंट ने उस पेनल्टी कानून तोड़ने वाले को, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। ये पढ़िए अब इसको आप, और इससे ज्यादा डेप्थ में अभी मत जाइएगा बेटा, आप लोग पढ़िए। और आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता तो इसके बेस पे आएगा, बोलना सप्लाई ही नहीं है जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़ो। पेमेंट सच एज लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज सच एज ट्रैफिक वायलेशंस और फॉर वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स और अदर लॉज। कोई भी कानून तोड़ा उसके लिए पेनल्टी लगा। पेनल्टीज अंडर द माइनिंग एक्ट फॉर एक्सेस स्टॉक फाउंड विद द माइनिंग कंपनी। आपको बोला कि इतना ही माइनिंग करना, आपने एक्स्ट्रा माइनिंग कर लिया साहब, है ना, आपको पेनल्टी लगा दिया सर। या फिर फॉरफीचर ऑफ द सैलरी और पेमेंट ऑफ अमाउंट एज पर द एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड फॉर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीड पीरियड। होता है ना सर, 2 साल का बॉन्ड साइन करवाया कंपनी ने, अगर आपने 2 साल से पहले कंपनी छोड़ी तो 10 लाख रुपए आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। तो एक तरह से आप क्या दे रहे हो, एक फीस दे रहे हो एम्प्लॉयर को। क्यों? ताकि एम्प्लॉयर को भाई एम्प्लॉयर ने आपको रखा 4 महीने, तो उसने आपको ट्रेनिंग दी, सिखाया काम, और अगले दिन आप बोलो मैं तो जाऊं, वो पागल है क्या यार? अब उसको भी इमरजेंसी में कोई नया आदमी लाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, खर्चे वापस करने पड़ेंगे। उसको कंपनसेट करने के लिए 10 लाख रुपए उसने एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के लिए सर आपसे, वो कोई फीस थोड़ी ली उसने, इसलिए इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन पेनल्टी फॉर चेक डिसऑनर एटसेट्रा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखा क्या, एटसेट्रा आर नॉट कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट और अ सिचुएशन। बहुत अच्छी लाइन लिखी। ये कोई फीस नहीं मिल रहा। आप भाई कोई कानून तोड़ रहे हो और गवर्नमेंट को पेनल्टी दे रहे हो, क्या फीस दे रहे हो गवर्नमेंट को कि हाँ कानून तोड़ा है, क्या करना है, ले पैसा ले खत्म कर? या गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी पैसा दो और कानून तोड़ो? ऐसा नहीं। सच अमाउंट फॉर प्रिवेंटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और
ये पेनल्टी वगैरह जो लेते हैं ये आपको रोकने के लिए, आप ऐसा काम मत करिए प्लीज. These amounts are for preventing breach of contract or for non-performance and are thus mere events in a contract. Further, such amount do not constitute consideration for tolerating an act because there cannot be any contract for breach thereof. कोई contract ऐसा नहीं हो सकता कि आप कानून तोड़ो और पैसा दो. There cannot be any contract for breach of contract. There cannot be any contract for violation of laws or for holding of more stock than permitted under the mining contract. There cannot be any contract for leaving of employment before the minimum agreed period. There cannot be any contract for doing something leading to dishonor of the check. इसलिए these payments are merely flow of money. केवल पैसा आ रहा है पेनल्टी के फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं कि फीस आ रही है साहब. And are not consideration for any supply. Hence such activities will not constitute supply and will not be chargeable to GST. इन पे कोई GST नहीं लगेगा. ये एग्जाम्पल्स आप जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत टेक्निकल टीम में भी आपको नहीं जाना है इंटरमीडिएट लेवल पे. सर सिंस इनको मियर फ्लो ऑफ मनी कहा गया, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी. कोई काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? कानून तोड़ने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या कि तुम कानून तोड़ो मैं इतना फीस दूंगा? ऐसा नहीं सर. देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉज फॉर अ कंसिडरेशन. इसलिए इनको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे. आपने कानून तोड़ा है, हमने पैसा आपसे लिया, तो इट्स अ मियर फ्लो ऑफ मनी. पैसा आया है बस, इसको फीस नहीं मान सकते, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. इट्स नॉट सप्लाई एट ऑल. ये सप्लाई ही नहीं है, ये लिख के आइएगा एग्जाम में. नेक्स्ट, लेट पेमेंट फीस और सरचार्ज. बेटा आपसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपने ओवर एंड अबाउट द कंसिडरेशन फीस के अलावा इंटरेस्ट या लेट पेमेंट फीस एक्सेट्रा लिए, जैसे लाइट बिल लेट जमा कराया, टेलीफोन का बिल, नल का पानी का बिल, अगर आपने लेट जमा कराया तो लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट वगैरह, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है. एंड सेक्शन नंबर 15 में हमने पढ़ा हुआ कि ऑल दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली, और इस पे जीएसटी लगेगा. कोई दिक्कत नहीं साहब इस पे. ये तो नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड बन चुका है सर आज की तारीख में. इट्स नेचुरली बंडल सप्लाई विद द मेन सप्लाई. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम, कुकिंग गैस, इंश्योरेंस एटसेट्रा, एंड ऑल दोस शुड बी assessed at the same rate as the principal supply. तो जो मेन सप्लाई है उसमें क्लासिफाई करके उस पर टैक्स लगेगा. हमने ऑलरेडी बात करी हुई है. तो देन फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर. भाइयों आज लाइट का बिल जो आता है, आप देखना लाइट का बिल जो आता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो फिक्स्ड चार्जेस, एक वेरिएबल चार्ज. जितने लाइट का यूनिट आपने कंज्यूम किया होगा पर यूनिट, मान लो 10 रुपए रेट है, आपने 120 यूनिट कंज्यूम करिए तो 120 इंटू 10 1200 रुपए का बिल आया, प्लस 300 रुपए फिक्स चार्ज भी है. मान लो फॉर एग्जाम्पल बिल में होता है सर, आप देखिएगा, तो टोटल 1500 का बिल आया. अच्छा, मैं तो कह रहा हूं आपने जीरो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, फैक्ट्री बंद थी पूरी या घर बंद था, वहां पे कोई था ही नहीं, लाइट का बिल आपका वेरिएबल यूनिट कंज्यूम हुई जीरो, फिर भी फिक्स चार्ज 300 रुपए तो लगेगा सर. तो 300 रुपए क्या फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट है क्या? नहीं. गवर्नमेंट ने बोला साहब ये 300 रुपए जो है कोई पेनल्टी नहीं है कि आपने मिनिमम यूनिट्स कंज्यूम नहीं किया इसलिए हमने 300 रुपए आपसे लिए फिक्स चार्ज. भाई इट्स अ मैकेनिज्म टू कलेक्ट द फीस. कुछ वेरिएबल पोर्शन लगा, कुछ फिक्स पोर्शन लगा, इस पे जीएसटी लगेगा साहब. मतलब सेम ट्रीटमेंट विल बी डन जो लाइट का बिल का होता है. मतलब वो फिक्स अमाउंट जो लिया 300 रुपए, 300 रुपए जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, फिक्स्ड अमाउंट जो लिया है ये भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ही फीस है. टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट नहीं है कि आपने लाइट यूज नहीं करी फिर इसलिए हमने 300 रुपए लिए. 300 रुपए तो आप लाइट यूज करो या मत लो, हम करेंगे सर, इसलिए उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ही पार्ट मानना है. और 300 रुपए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अगर मानेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो उस पर एग्जम्पशन मिलेगा. इसको टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नहीं मानेंगे सर, जीएसटी नहीं लगेगा. पढ़ लो. फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, द मिनिमम फिक्स चार्ज और पार्ट ऑफ इट is not a charge for tolerating the act of non-scheduling or non-consuming the minimum contracted or the available capacity or the minimum threshold. ये कोई tolerate नहीं किया आपने. Both the component of the price, minimum fixed charges or capacity charges and the variable energy charges are charged for sale of electricity only and are thus not taxable as sale of electricity is exempt from GST. Since इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जीएसटी एग्जम्प्ट है तो वो 300 रुपए जो है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ही अमाउंट मानने का है, जीएसटी नहीं लगेगा. नेक्स्ट, कैंसलेशन चार्जेस. अरे कई बार देखना आप फ्लाइट का टिकट बुक कराया आपने, एंड मोमेंट पे अगर आप नहीं जाते हो, कैंसिल कराते हो, तो मान लो फ्लाइट का टिकट था 5000 रुपए का, 3000 रुपए तो कैंसलेशन चार्ज होते हैं, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा. आज जैसे कोई टूर ऑपरेटर है, आपने टूर बुक कराया, 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हो आप साहब, आपने सर
होटल अकोमोडेशन बुक कराया है, हाँ है ना सर, ट्रेन का टिकट बुक कराया आपने, देखना अगर आप कैंसिल कराते हो तो कैंसिलेशन चार्जेस करते हैं उनके, या कई बार टूर ऑपरेटर आपको पैसा बोलता है कि जो आपने पैसा दिया वो नॉन रिफंडेबल है सर। क्यों? क्योंकि सर आपका टूर बुक कराया अगर 4 धाम का, तो सर टूर ऑपरेटर का काम क्या है सर? आप आपके घर से निकले, उसने टैक्सी बुक किया, फिर फ्लाइट का टिकट बुक किया, फिर जहां आप गए वहां लोकल कन्वेंस आपके लिए अरेंज किया, फिर आपको होटल में पहुंचाया, फिर वहां पे कुछ और एक्टिविटीज थी उसमें आपको इन्वॉल्व करने के लिए, टिकट भी उसमें इंक्लूडेड है, फिर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन गया, जब तक आप टूर खत्म करके अपने घर तक नहीं पहुंचते तब तक का काम टूर ऑपरेटर का होता है साहब। तो उसने जब आपने सर उससे बात करी, फाइनल किया अमाउंट, आपने उसको 2 लाख रुपए मान लो एडवांस दिए 4 धाम की यात्रा के लिए, उसने सब तरह बुकिंग ऑलरेडी कर दी होगी, एडवांस में करके रखे, तभी तो सर आप टूर कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे? तो वो तो अपना काम ऑलरेडी कर चुका है। अब आप बोलो मेरे को टूर पे नहीं जाना, उसने बोल दिया 2 लाख रुपए रिफंड नहीं मिलेंगे सर, तो वो तो अपना काम ऑलरेडी कर चुका है साहब, है ना? तो ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये कैंसिलेशन चार्जेस कोई पेनल्टी नहीं है सर, ये तो उसने सर्विस सप्लाई करा उसका पैसा है साहब, आपके लिए टूर कैंसिल हुआ, उसने तो अपना काम पूरा कर दिया ना यार। फ्लाइट टिकट बुक कराया 3,000 रुपए कैंसिलेशन चार्ज, क्यों? अब आपने सीट बुक कर दी बेटा, तो उस सीट को तो किसी और को नहीं दे सकते ना ये लोग। अब आप एंड मोमेंट पे आके बोलते हो मेरे को तो नहीं जाना है साहब, टिकट कैंसिल करो। अब इतने टाइम अगर वो सीट बुक नहीं होती तो कोई और को हम सीट बेच सकते हैं ना सर उसको, इसलिए दीज आर नॉट ट्रीटेड एज पेनल्टी, ये उन्होंने जो ऑलरेडी आपके लिए सर्विस बुक करती थी उसका चार्ज है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला दीज आर मियर चार्जेस बाय द रेस्पेक्टिव सर्विस सप्लायर विच आर नॉर्मल इन द ट्रेड, इस बिजनेस में नॉर्मल है, इन पे जीएसटी लगेगा। क्लियर सर, ये कोई पेनल्टी नहीं है, है ना भाइयों? पढ़ लीजिए सर इसको। द अमाउंट फॉरफिटेड इन केस ऑफ नॉन रिफंडेबल टिकट और एयर ट्रैवल हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या अर्नेस्ट मनी हो, विच इज फॉरफिटेड इन केस ऑफ कस्टमर फेलिंग टू अवेल द ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो वो पैसा फॉरफिट हो जाएगा, आपको रिफंड नहीं मिलता। टूर ऑपरेटर एंड और होटल अकोमोडेशन सर्विस और सच अदर इंटरनेट सप्लाईज आर एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट सप्लाईज, ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, एंड शुड बी असेस्ड एट द सेम रेट एज एप्लीकेबल टू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, से एयर ट्रांसपोर्ट और टूर ऑपरेटर सर्विस और द अदर सच सर्विस, उसमें ही क्लासिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा इन कैंसिलेशन चार्ज पे भी बेटा। तो जो एयर टिकट पे जो टैक्स लगता है वही कैंसिलेशन चार्ज पे भी लगेगा, जो टिकट का आप कैंसिलेशन कराते हो एयर टिकट का। टूर ऑपरेटर सर्विस के लिए जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है वो टूर ऑपरेटर सर्विस का पैसा माना जाएगा, उस पर जीएसटी नॉर्मल जो टूर ऑपरेटर पर लगता है वही लगेगा साहब। क्लियर? डन। ये सर्कुलर भी खत्म होता है। अब आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है साहब, एंड एवरी पॉइंट इज गेटिंग इनटू योर माइंड वेरी क्विकली एंड इजीली एंड इफेक्टिवली, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और हाँ, देख लीजिए ऊपर क्या लिखा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इन योरसेल्फ। सर अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर बस आप जो काम कर रहे हो दिल से करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, आपका 100% एनर्जी जो काम आप कर रहे हो उसमें लग जाना चाहिए बेटा, तो मजा आएगा, तो माहौल बनेगा, और उसके बाद जिंदगी देखो कितनी अच्छी होती है आपकी। चलिए सरकार, इस सेशन को हम यही क्लोज करते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट ब्रेक के बाद, एंड सर बाकी के अमेंडमेंट हम उसमें कवर कर लेंगे। सर अब कोई टफ अमेंडमेंट, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं बचे बेटा, ये मेगा एग्जीबिशन के सारे अमेंडमेंट हमने कवर कर लिया अलॉन्ग विद द सर्कुलर्स। पर बच्चों रिक्वेस्ट क्या है, आपके इन पे कंप्लीट करिए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, और दिल से टॉपिक को समझो। लैंग्वेज को याद करने की जरूरत नहीं है, बुक की लैंग्वेज याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती कभी भी। आप अपने वर्ड्स में चीजों को समझो और एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो। प्रॉपर लैंग्वेज मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका मीनिंग प्रॉपर आना चाहिए बेटा। क्लियर? अर्थ का अनर्थ ना हो जाए भाइयों, माहौल बनाइए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। सर बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर हाँ खुश होकर पढ़ोगे ना तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, ऑल दी बेस्ट, माहौल।